लेकिन विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमें नित्य नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उस नित्य नए सोपान को अग्रसर करने के लिए हमारे शिक्षा के केंद्रों को अपने आप को तैयार करना होगा। यानी हमारे विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे। याद करना, हर सनातन धर्मावलंबी अपने साथ अपना गोत्र लेकर के चलता है। वह गोत्र उसके खानदान के किसी पूर्वज का नहीं होता, वो किसी ऋषि का होता है। कोई अपने को भारद्वाज गोत्र का बोलता है, कोई गर्ग गोत्र का बोलता है, कोई किसी अन्य गोत्र के साथ वह अपने परंपरा को जोड़ता है। यानी जब हम गोत्र की बात करते हैं, प्रवर की बात करते हैं, तो ये बातें हम तब करते हैं जब हमारी अपनी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसका स्मरण करते हैं। हम अपनी ऋषि परंपरा के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव यही, क्योंकि यह हमारी शिक्षा के, हमारे संस्कारों के केंद्र थे, जिसे प्राचीन काल में गुरुकुल भी कहते थे। ये गुरुकुल केवल अध्ययन का एक मात्र साधन नहीं था, ये गुरुकुल शिक्षा भी केंद्र थे, शिल्प के भी थे, कृषि के भी थे, आयुर्वेद के भी थे। जीवन में पारंगत बनाने के वे केंद्र बिंदु थे, जहां से निकला हुआ पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी अपने आप को जीवन संग्राम में असहाय नहीं पाता था। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं था, उसके लिए कोई कार्य कठिन भी नहीं था। और जब भी किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य न छोटा होता है न चुनौतीपूर्ण होता है, तो उसको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, जीवन में वही सफल हुआ है जिसने सदैव सकारात्मक भाव के साथ अपनी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास स्वयं किया है। बैसाखी के भरोसे नहीं, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से। और यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में भारत का नेतृत्व एक ऐसे राष्ट्र ऋषि श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो भारत को विकास की नित्य नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, जहां पे है कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, व्यवहारिक जानकारी भी उसको होनी चाहिए। और हम लोगों को उस ओर जाना होगा। हमारे विद्यालय में आखिर स्किल डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं, और मुझे प्रसन्नता है उत्तराखंड सरकार ने उस दिशा में आगे कार्य बढ़ाया है। विद्यालय में स्किल लैब है, स्मार्ट क्लासेस है, डिजिटल लाइब्रेरी है। आज के समय की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उससे जुड़ी हुई चीजों को भी और आसान बनाने की तैयारी और उसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। याद करिए ना, किसी महापुरुष ने 1965 में यमकेश्वर में, तब साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। यहां पे बिजली आई है 1986-87 में, उससे पहले लालटेन चलती थी।
केरोसिन से, लालटेन से उस समय की पूरी पीढ़ी पड़ी। आज गांव-गांव में बिजली है, गांव-गांव में पेयजल की साधन व्यवस्था है, गांव-गांव में सड़कें जुड़ी हुई हैं, आवागमन आसान हुआ है। हम लोग यमकेश्वर में जब आते थे मेले के अवसर पर, बहुत कठिन कार्य था। शिवरात्रि के अवसर पर यहां मेला लगता था और मेले के अवसर पर नदी में पानी होता था, तब भी हजारों की संख्या में लोग यहां पे यमकेश्वर महादेव के मंदिर में आके दर्शन करते थे, जल चढ़ाते थे, मेला में भ्रमण करते थे और फिर आपस में मिलकर के वापस अपने घर जाते थे। पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे, आवागमन के साधन नहीं थे। आज देखिए कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, कितने अच्छे साधन हो गए। आप कहीं से भी आ सकते हैं, इधर बिथियानी की ओर से भी आ सकते हैं और इधर से भी, मुझे लगता है उत्तर दिशा से भी एक रास्ता बना हुआ है, जहां से मैं भी, जब हम लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था वहां से भी काफी वाहन आ रहे थे। वास्तव में 1965 में स्थापित इंटर कॉलेज और 1965 में इस स्थापित इंटर कॉलेज पुराना भवन था, जर्जर भवन था। आज यहां पे भव्य भवन आपके पास आ गया है। सरकार जो आपको सुविधा दे रही है, उस सुविधा के अनुरूप शिक्षा की क्वालिटी को ठीक करना इस शिक्षकों का दायित्व भी है और उसके अनुरूप मनोयोग से पढ़ना ये छात्रों का दायित्व भी है। हमारे शिक्षा के केंद्र हमारी संस्कृति और सभ्यता के भी आधार स्तंभ बने, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है। अक्सर होता है जब हम लोग विद्यालय की व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अधकचरे ज्ञान के साथ आते हैं, तो कहते हैं कि आखिर सरस्वती वंदना क्यों होनी चाहिए, प्रश्न उठाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर प्रश्न उठाते हैं। याद रखना, ये हमारे संस्कार के प्रतीक है, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा के भाव से हम सबको जोड़ते हैं। हमने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती को पूजा है और मां सरस्वती ये तो नहीं बोलती है कि कौन व्यक्ति, कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है। जो मेहनत करेगा, जो सही दिशा में सोचेगा, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेगा, मां सरस्वती की कृपा उस पर उसी प्रकार से बरसती भी दिखाई देगी। उसकी कृपा में भेद नहीं है, भेद लेने वाले के मन में है। जो लेना नहीं चाहता है उसको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता है, लेकिन मां तो कृपा बराबर बरसाती है। महादेव के मंदिर में जो आएगा वही तो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जो आएगा ही नहीं वह उससे वंचित ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में नकारात्मकता है। नकारात्मकता जीवन में हमेशा व्यक्ति को पतन की तरफ लेके जाती है, दुर्गति की तरफ लेके जाती है। सकारात्मकता हमारी गति को प्रगति की तरफ बढ़ाती है। यह हमें तय करना है कि हमें प्रगति अच्छी लगती है या दुर्गति अच्छी लगती है। अगर प्रगति चाहिए तो सकारात्मक सोच बनाइए, दुर्गति की ओर कोई जाना चाहता है तो नकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। और यह दृष्टि जब भी हमारे मन में होगी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। उत्तराखंड की भूमि तो वैसे भी देवभूमि है। यहां का नौजवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में गया है उसने अपनी प्रभावी उपस्थिति से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है। यहां के हिमालय से निकला हुआ जल पूरे उत्तर भारत की भूमि को उपजाऊ बनाता है, देश का पेट भरता है, दुनिया के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का एक माध्यम बनता है।
बागवानी का एक माध्यम बनता है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्तर पर हो, ये सरकार चाहती है। सरकार सहयोग भी देना चाहती है। हम सबका दायित्व बनता है कि उसका उपयोग हम करें। बच्चों को गांव में रह करके पढ़ाने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ें। याद रखना, ये गांव हमारी सभ्यता के मूल हैं। मूल जितना मजबूत होता है, जितनी गहरी होती है उसकी जड़ें, उतना ही पेड़ फलता फूलता है और आगे बढ़ता है। याद रखना, नींव जितनी कमजोर होगी, भवन उतना ही कमजोर हो जाएगा। मूल जितनी कमजोर होगी, उतना ही पेड़ आसानी से किसी झंझावात और तूफान की चपेट में आ जाएगा। हमने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को किसी झंझावात और किसी तूफान की चपेट में नहीं आने देना है। गांवों को पलायन से बचाना पड़ेगा। गांवों को शिक्षा के, नवाचार के, शोध के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना पड़ेगा। हमारे गांव फिर से ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करें जिसके लिए हमारा गांव जाना जाता था। एक आधार था, स्वावलंबन था, उसमें आत्मनिर्भरता थी, उसमें सब कुछ था। मुझे याद है बचपन में हमने इसी क्षेत्र में जब जन्म लिया था, हमारी निर्भरता सरकार पर 0% हुआ करती थी। यानी कोई भी कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं, गांव के लोग मिलकर के अपने सारे कार्यों को संपन्न करते थे। इस पूरे क्षेत्र में भी हम लोग देखते थे, सरकार पर कोई निर्भरता नहीं होती। गांव की सड़क भी गांव के लोग मिलकर बना लेते थे। सरकार कभी कभी आती थी उस समय, तो जनप्रतिनिधियों के दर्शन, अब तो देखो, मैं देख रहा था यहां पे यहाँ के विधायक नाम ले लेकर के पुकार रही थी सबका। और जब हम लोग 1980 के दशक में देखते थे तो विधायक और सांसद का दर्शन चुनाव के समय होता था 5 साल में, बाकी कभी नहीं दर्शन होता था, कभी नहीं दर्शन होता था। आज तो अगर 1 महीने अगर विधायक नहीं आए तो हर व्यक्ति आंखें लाल पीला करके बैठ जाएगा कि देखो नहीं आया। लेकिन आज हर जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता का, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, ग्राम प्रधान कौन है, जिला पंचायत सदस्य कौन है, ब्लॉक प्रमुख कौन है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन है, उन सबका नाम ले लेकर के बुला रहे थे, पूछ रही थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि संवाद सरकार के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर बढ़ा है। पहले लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उनकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा कर दी। सरकार, हर चीज के लिए सरकार को दोषी देना, हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति हमारे समय में कभी नहीं था, कभी नहीं। मुझे याद है हम लोग कभी किसी कार्य के लिए सरकार से कोई मांग नहीं करते थे, कभी नहीं मांग करते थे। एक बात, महीने में एक बार केरोसिन मिल जाए उतना पर्याप्त है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। बिजली थी नहीं, लेकिन तब भी जीवन था और खुशहाल भरा था। गांव में मिलकर के लोग रहते थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण था। आज जब उस वातावरण की हम कभी उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है वह समय वास्तव में स्वर्णिम था, वह स्वर्गयुग था। और आज जब कलह देखते हैं, आपस में मारकाट देखते हैं, भाई भाई में विवाद देखते हैं, अव्यवस्था देखते हैं, इन चीजों को लेकर के पारिवारिक कलह देखते हैं, तब लगता है कि ये विकास नहीं है, ये वास्तव में यही तो उस नकारात्मकता से, भौतिकता से उपजीवी नकारात्मकता है जो व्यक्ति की प्रगति को नहीं, ये उसको दुर्गति की ओर लेके जा रहा है। हमें उससे बचना होगा। अपने शिक्षण केंद्रों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे शिक्षकों को मेहनत करने से, सरकार के साथ तालमेल बिठा करके, सरकार के
हर एक कार्यक्रम को लागू करने के साथ ही एक अभ्यास के साथ जुड़ना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी करने से, प्रयास करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ प्रयास किया जा सकता है। और उत्तराखंड के बाद बहुत अवसर है अच्छा करने की, अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। ये दिशा और तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में ढेर सारे अवसर आप सबको प्राप्त होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने, यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने, इन सब की इच्छा थी कि यहाँ पर आकर के इस विद्यालय का लोकार्पण के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे इंटर कॉलेज में वास्तव में मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे एक बार, और मैं आया था यहाँ पे मेला ही था, मेले के कार्यक्रम में मैं आया था। तो यहाँ पे कोई उस समय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ गढ़वाली और कुमाऊनी गायक आए हुए थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। यहाँ पर इसी प्रांगण में उनका कार्यक्रम था, बहुत पहले की बात है, मुझे लगता है कि आज से लगभग 45 वर्ष पहले। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, उस कार्यक्रम में देखने के लिए आए थे। और भवन काफी जर्जर था, खपड़े का भवन था, टीन से छत बनी हुई थी। मुझे 2 वर्ष पहले प्रिंसिपल साहब जब मिल गए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है भवन की, क्या स्थिति है। उन्होंने कहा बाकी ठीक है। फिर मैंने आदमी भेजा, मैंने कहा जाके देखो यहाँ पे कुछ कार्य होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा आदित्य बिरला ग्रुप को, जब मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग जाकर के वहाँ एक भवन बनवा दीजिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की एक माध्यम बन सके, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे तो उन बच्चों का कल्याण हो पाएगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा उनको। और एक समय सीमा के अंदर विद्यालय परिवार ने उस कार्य को आज पूरा किया है, आज इसका लोकार्पण भी हो गया है। अब इसमें और अच्छी शिक्षा मिले। यह संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब हम लोग अब प्रतिस्पर्धा के साथ बच्चों को जोड़ें। देखिए, आज शिक्षा भी आसान हो गई है आपके लिए, यहाँ पर अच्छी दिशा में। अभी यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि साइंस के लिए या अन्य विषयों के लिए सरकार के प्रांतीकरण की मांग जो है उसके लिए प्रबंध समिति अगर उनको दे देगी तो वो यहाँ पे उसकी मान्यता को बहाल कर देंगे, उस मान्यता को इसके साथ जोड़ देंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए। कल मेरे पास राजस्थान के एक सज्जन आए थे लखनऊ में। उन्होंने मुझे एक बात बताई वहां पे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने गरीब बच्चों को लिया, उन बच्चों को नीट की तैयारी करे, यानी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता था। और इस समय मुझे बता रहे थे कि 138 बच्चे उनके ऐसे हैं जो देश के अंदर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययन कर रहे हैं। उन बच्चों से ही उनको तैयारी करवा करके उन्होंने, और वे अलग अलग उसमें देश भर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी तो IIT JEE के लिए, नीट के लिए, किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन बच्चों को तैयार कर सकते हैं। यानी जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय के बाद भी विद्यालय भवन का उपयोग हो, उसमें हम कुछ विशेष कक्षाएं चलाएं। हमने जैसे उत्तर प्रदेश में एक चलाया है अभ्युदय कोचिंग का। मुझे याद है जैसे कोरोना में उस समय लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो हमारे सामने 2 चुनौती आई थी। एक चुनौती थी कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे वे उत्तर प्रदेश की तरफ आना शुरू हुए, और दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे IIT JEE और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में और अन्य जगहों पर गए हुए थे, उनके अभिभावक और उन बच्चों में सब में उतावलापन कि अब कैसे होगा। मेरे सामने चैलेंज था कि आखिर इन बच्चों को कैसे लाएं। तो मैंने उस समय राजस्थान की जो सरकार थी
अशोक गहलोत जी वहां मुख्यमंत्री थे, उस सरकार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा भी आप सहयोग मत करना, लेकिन हमारी यहां से बसें जाएंगी, उनको रोकना मत। और मैं इलाज का भरोसा, शिक्षकों का सम्मान, यूपी में आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार, हमारे छात्रों के भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों एवं